बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और मार्गदर्शक एस.के. मिश्रा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूजीसी नेट हिंदी पाठ्यक्रम की कहानी श्रृंखला की एक बेहद महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कहानी की, चंद्रदेव से मेरी बातें, जिसे लिखा है हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका बंग महिला यानी राजेंद्र बाला घोष जी ने। आज के इस क्लास में हम सबसे पहले लेखिका के जीवन और उनके साहित्यिक योगदान के बारे में विस्तार से जानेंगे। उसके बाद इस कहानी के मूल विषय और इसके सारांश को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे और अंत में हम पूरी कहानी का अक्षरशः मूल पाठ करेंगे, ताकि परीक्षा के दृष्टिकोण से कोई भी बारीक से बारीक बिंदु आपसे छूटने न पाए। लेकिन हाँ, क्लास में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, क्योंकि आगे भी आपको यहाँ साहित्य से जुड़े बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट्स, प्रामाणिक जानकारियाँ और असिस्टेंट प्रोफेसर तथा पीजीटी जैसी परीक्षाओं के लिए बेहतरीन सामग्री लगातार मिलती रहेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण सेशन और सबसे पहले जानते हैं बंग महिला जी के बारे में। बंग महिला का जीवन परिचय। मूल नाम। बंग महिला का वास्तविक नाम राजेंद्र बाला घोष था। जन्म। इनका जन्म सन 1882 में हुआ था। ये मूल रूप से एक बंगाली परिवार से थीं, लेकिन इनका जीवन मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और वाराणसी में बीता। साहित्यिक महत्व। राजेंद्र बाला घोष को हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी लेखिका बंग महिला यानी राजेंद्र बाला घोष जी माना जाता है। उन्होंने हिंदी और बांग्ला दोनों भाषाओं में साहित्य सृजन किया। उस दौर में जब महिलाओं का लिखना आम नहीं था, तब उन्होंने बंग महिला के क्षद्म नाम यानी पेन नेम से सरस्वती पत्रिका में अपनी रचनाएं प्रकाशित करवाईं। निधन। इनका निधन सन 1949 में हुआ। प्रमुख रचनाएं। मेजर वर्क्स। बंग महिला की कहानियां मुख्य रूप से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित सरस्वती पत्रिका में छपती थीं। उनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। चंद्रदेव से मेरी बातें 1904। ये एक पत्रात्मक संवादात्मक शैली में लिखी गई व्यंग्य कथा है। कुंभ में छोटी बहू 1906। दुलाई वाली 1907। इस रचना को हिंदी की प्रारंभिक और मौलिक कहानियों में गिना जाता है। कई आलोचक इसे हिंदी की पहली कहानी भी मानते हैं। दलिया 1909। इसके अलावा इन्होंने बांग्ला की कई कहानियों का हिंदी में सफल अनुवाद भी किया। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी किस बारे में है? मूल संवेदना और विषय। वर्ष 1904 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित ये कहानी मात्र एक कल्पना या फैंटेसी नहीं है, बल्कि इसे हिंदी की प्रथम राजनीतिक कहानी, फर्स्ट पॉलिटिकल स्टोरी माना जाता है। राजनीतिक व्यंग्य। ये कहानी तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन की नीतियों, ब्रिटिश नौकरशाही और उनके पक्षपातपूर्ण रवैये पर एक तीखा व्यंग्य है। उपनिवेशवाद का विरोध। इसमें गोरे काले के भेद, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के आर्थिक शोषण और सत्ता के अहंकार को निशाना बनाया गया है। आधुनिकता बनाम परंपरा। लेखिका ने वैज्ञानिक प्रगति जैसे बिजली का आना, कल कारखाने का जिक्र करते हुए ये दर्शाया है कि कैसे इस आधुनिकता का लाभ सिर्फ शोषक वर्ग यानी अंग्रेजों को मिल रहा है, जबकि भारतीय युवा और आम जनता बेबस है। अंग्रेजों के नए कानून और चिकित्सा पद्धति के आगे देवताओं के चित्रगुप्त यानी न्याय कानून और धन्वंतरी यानी चिकित्सा भी फीके पड़ गए हैं। अंत में लेखिका चंद्रदेव से प्रार्थना करती है कि वे अपने पुराने भ्रम कि राहु के निगलने से ग्रहण लगता है को छोड़कर जमीन पर आकर इस नए गौरांग महाप्रभु यानी अंग्रेजों के विशाल और शोषक साम्राज्य को अपनी आंखों से देखें। मूल कहानी। चंद्रदेव से मेरी बातें। बंग महिला। भगवान चंद्रदेव, आपके कमलवत कोमल चरणों में इस दासी का अनेक बार प्रणाम। आज मैं आपसे 2-4 बातें करने की इच्छा रखती हूँ। क्या मेरे प्रश्नों का उत्तर आप प्रदान करेंगे? कीजिए, बड़ी कृपा होगी। देखो, सुनी अनसुनी सी मत कर जाना, अपने बड़प्पन की ओर ध्यान देना। अच्छा, कहती हूँ, सुनो। मैं सुनती हूँ आप इस आकाश मंडल में चिरकाल से वास करते हैं। क्या ये बात सत्य है? यदि सत्य है तो मैं अनुमान करती हूं कि इस सृष्टि के साथ ही साथ अवश्य ही आपकी भी सृष्टि हुई होगी। तब तो आप ढेर दिन के पुराने बूढ़े कहे जा सकते हैं। आप इतने पुराने तो सही हैं, पर काम सदा से एक ही और एक ही स्थान में करते आते हैं। ये क्यों? क्या आपके डिपार्टमेंट में ट्रांसफर का नियम नहीं है? क्या आपकी गवर्नमेंट पेंशन भी नहीं देती? बड़े खेद की बात है। यदि आप हमारी न्यायशीला गवर्नमेंट के किसी विभाग में सर्विस करते होते तो अब तक आपकी बहुत कुछ पदोन्नति हो गई होती
और ऐसी पोस्ट पर रहकर भारत के कितने ही सुरम्य नगर, पर्वत, जंगल और झाड़ियों में भ्रमण करते। अंत में इस वृद्ध अवस्था में पेंशन प्राप्त कर काशी ऐसे पुनीत और शांति धाम में बैठकर हरि नाम स्मरण करके अपना परलोक बनाते। ये बड़ी भारी भूल हुई। भगवान चंद्रदेव, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। आप तो अमर है, आपको मृत्यु कहाँ, तब परलोक बनाना कैसा? ओहो, देवता भी अपनी जाति के कैसे पक्षपाती होते हैं। देखो ना, चंद्रदेव को अमृत देकर उन्होंने अमर कर दिया, तब यदि मनुष्य होकर हमारे अंग्रेज अपने जाति वालों का पक्षपात करें तो आश्चर्य ही क्या है। अच्छा, यदि आपको अंग्रेज जाति की सेवा करना स्वीकार हो तो एक एप्लीकेशन हमारे आधुनिक भारत प्रभु लॉर्ड कर्जन के पास भेज देवें। आशा है कि वे आपको आदरपूर्वक अवश्य आह्वान करेंगे, क्योंकि आप अधम भारतवासियों के भांति कृष्णांग तो है ही नहीं जो आपको अच्छी नौकरी देने में उनकी गौरांग जाति कुपित हो उठेगी। और फिर आप तो एक सुयोग्य, कार्यदक्ष, परिश्रमी, बहुदर्शी, कार्यकुशल और सरल स्वभाव महात्मा है। मैं विश्वास करती हूं कि जब लॉर्ड कर्जन हमारे भारत के स्थायी भाग्य विधाता बनकर आवेंगे, तब आपको किसी कमीशन का मेंबर तो नहीं तो किसी मिशन में भर्ती करके वे अवश्य ही भेज देवेंगे, क्योंकि उनको कमीशन और मिशन दोनों ही अत्यंत प्रिय है। आपके चंद्रलोक में जो रीति और नीति सृष्टि के आदि काल में प्रचलित थे, वे सब अब भी हैं, पर यहाँ तो इतना परिवर्तन हो गया है कि भूत और वर्तमान में आकाश पाताल का सा अंतर हो गया है। मैं अनुमान करती हूँ कि आपके नेत्रों की ज्योति भी कुछ अवश्य ही मंद पड़ गई होगी, क्योंकि आधुनिक भारत संतान लड़कपन से ही चश्मा धारण करने लगी है। इस कारण आप हमारे दीनहीन क्षीण प्रभ भारत को उतनी दूर से भली भांति न देख सकते होंगे। अतएव आपसे सादर कहती हूँ कि एक बार कृपा कर भारत को देख तो जाइए। यद्यपि इस बात को मैं जानती हूं कि आपको इतना अवकाश कहाँ है, पर 8वें दिन नहीं तो महीनों में एक दिन अर्थात अमावस्या को तो आपको हॉलिडे अवश्य ही रहती है। यदि आप उस दिन चाहें तो भारत भ्रमण कर जा सकते हैं। इस भ्रमण में आपको कितने ही नूतन दृश्य देखने को मिलेंगे, जिसे सहसा देखकर आपकी बुद्धि जरूर चकरा जाएगी। यदि आपसे सारे हिंदुस्तान का भ्रमण शीघ्रता के कारण न हो सके तो केवल राजधानी कलकत्ता को देख लेना तो अवश्य ही उचित है। वहां के कल कारखानों को देखकर आपको ये अवश्य ही कहना पड़ेगा कि यहाँ के कारीगर तो विश्वकर्मा के भी लड़दादा निकले। यही क्यों, आपकी प्रिय सहयोगिनी दामिनी, जो मेघों पर आरोहण करके आनंद से अटखेलियां किया करती है, वह बेचारी भी आज मनुष्य के हाथों की खिलौनी हो रही है। भगवान निशानाथ, जिस समय आप अपनी निर्मल चंद्रिका को बटोर मेघमाला अथवा पर्वतों की ओट से सिंधु की गोद में जा सकते हैं, उसी समय यही नीरद वासिनी, विश्व मोहिनी सौदामिनी अपनी उज्जवल मूर्ति से आलोक प्रदान कर रात को दिन बना देती है। आपके देवलोक में जितने देवता हैं, उनके वाहन भी उतने हैं। किसी का गज, किसी का हंस, किसी का बैल, किसी का चूहा इत्यादि। पर यहाँ तो सारा बोझ आपकी चपला और अग्निदेव के माथे मढ़ा गया है। क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, क्या शूद्र, क्या चांडाल, सभी के रथों का वाहन वही हो रही है। हमारे श्वेतांग महाप्रभुगण को जहां पर कुछ कठिनाई का सामना आ पड़ा, झट उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली को लापटका। बस कठिन से कठिन कार्य सहज में संपादन कर लेते हैं, और हमारे यहाँ के उच्च शिक्षा प्राप्त युवक काठ के पुतलों की भांति मुंह ताकते रह जाते हैं। जिस व्योमवासिनी विद्युत देवी को स्पर्श तक करने का किसी व्यक्ति का साहस नहीं हो सकता, वही आज पराये घर में आश्रिता नारियों की भांति ऐसे दबाव में पड़ी है कि वह चूं तक नहीं कर सकती। क्या करे, बेचारी के भाग्य में विधाता ने दासी वृत्ति ही लिखा था। हरिपदोद्भवा त्रैलोक्य पावनी सुरसरी के भी खोटे दिन आए हैं। वह भी अब स्थान स्थान में बंधनग्रस्त हो रही है। उसके वक्ष स्थल पर जहां तहां मोटे वृहदाकार खंभे गाड़ दिए गए हैं। कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारी अमरावती तो इसके आगे निरी फीकी सी जान पड़ती है। वहां ईडन गार्डन तो पारिजात परिशोभित नंदन कानन को भी मात दे रहा है। वहां के विश्वविद्यालय के विश्वश्रेष्ठ पंडितों की विश्वव्याधिनी विद्या को देखकर वीणा पाणी सरस्वती देवी भी कहने लग जाएंगी कि निःसंदेह इन विद्या दिग्गजों की विद्या चमत्कारिणी है। वहीं के फोर्ट विलियम के फौजी सामान को देखकर आपके देव सेनापति कार्तिकेय बाबू के भी छक्के छूट जाएंगे, क्योंकि देव सेनापति महाशय देखने में खास बंगाली बाबू से जचते हैं और उनका वाहन भी एक सुंदर मयूर है। बस इससे उनके वीरत्व का भी परिचय खूब मिलता है। वहां के मिंट को देखकर सिंधु तन्या आपकी प्रिय सहोदरा कमला देवी तथा कुबेर भी अकचका जाएंगे।
भगवान चंद्रदेव, इन्हीं सब विस्मयोत्पादक अपूर्व दृश्यों का अवलोकन करने के हेतु आपको सादर निमंत्रित तथा सविनय आहूत करती हूँ। संभव है कि यहाँ आने से आपको अनेक लाभ भी हों। आप जो अनादिकाल से निज उज्ज्वल वकु में कलंक की कालिमा लेपन करके कलंकी शशांक, शशिधर, शशिलांछन आदि उपाधि मालाओं से भूषित हो रहे हैं, सिंधु तन्या होने पर भी जिस कालिमा को आप आज तक नहीं धो सके हैं, वही आजन्म कलंक शायद यहाँ के विज्ञानविद पंडितों की चेष्टा से छूट जाए। जब बंबई में स्वर्गीय महारानी विक्टोरिया देवी की प्रतिमूर्ति से काला दाग छुड़ाने में प्रोफेसर गज्जर महाशय फलीभूत हुए हैं, तो क्या आपके मुख की कालिमा छुड़ाने में वे फलीभूत नहीं होंगे? शायद आप पर यह बात भी अभी तक विदित नहीं हुई है कि आप और आपके स्वामी सूर्य भगवान पर जब हमारे भूमंडल की छाया पड़ती है, तभी आप लोगों पर ग्रहण लगता है। अब तक वही पुराना विश्वास बना हुआ है कि जब कुटिल ग्रह राहु आपको निगल जाता है तभी ग्रहण होता है। पर ऐसा थोथा विश्वास करना आप लोगों की भारी भूल है। अतः हे देव, मैं विनय करती हूं कि अब आप अपने हृदय से इस भ्रम को जड़ से उखाड़कर फेंक दें। अब भारत में ना तो आपके और ना आपके स्वामी भुवन भास्कर सूर्य महाशय ही के वंशधरों का साम्राज्य है, और ना अब भारत की वो शस्य श्यामला स्वर्ण प्रसूता मूर्ति ही है। अब तो आप लोगों के अज्ञात एक अन्य द्वीपवासी परम शक्तिमान गौरांग महाप्रभु इस सुविशाल भारतवर्ष का राज्य वैभव भोग रहे हैं। अब तक मैंने जिन बातों का वर्णन आपसे स्थूल रूप में किया, वे सब इन्हीं विद्या विशारद गौरांग प्रभुओं के कृपा कटाक्ष का परिणाम है। यों तो यहाँ प्रतिवर्ष पदवी दान के समय कितने ही राज्य विहीन राजाओं की सृष्टि हुआ करती है, पर आपके वंशधरों में जो 2-4 राजा महाराजा नाम मात्र के हैं भी, वे काठ के पुतलों की भांति हैं। जैसे उन्हें उनके रक्षक नचाते हैं, वैसे ही वे नाचते हैं। वे इतनी भी जानकारी नहीं रखते कि उनके राज्य में क्या हो रहा है, उनकी प्रजा दुखी है या सुखी। यदि आप कभी भारत भ्रमण करने को आएं, तो अपने फैमिली डॉक्टर धन्वंतरी महाशय को और देवताओं के चीफ जस्टिस चित्रगुप्त जी को साथ अवश्य लेते आएं। आशा है कि धन्वंतरी महाशय यहाँ के डॉक्टरों के सन्निकट चिकित्सा संबंधी बहुत कुछ शिक्षा लाभ कर सकेंगे। यदि प्लेग महाराज ईश्वर न करे आपके चंद्रलोक या देवलोक में घुस पड़े, तो वहां से उनको निकालना कुछ सहज बात न होगी। यहीं जब चिकित्सा शास्त्र के बड़े बड़े पारदर्शी उन पर विजय नहीं पा सकते, तब वहां आपके देवलोक में जड़ी बूटियों के प्रयोग से क्या होगा? यहाँ के इंडियन पीनल कोड की धाराओं को देखकर चित्रगुप्त जी महाराज अपने यहाँ की दंड विधि कानून को बहुत कुछ सुधार सकते हैं। और यदि बूझ न हो तो यहाँ से वे 2-4 टाइपराइटर भी खरीद ले जाएं। जब प्लेग महाराज के अपार अनुग्रह से उनके ऑफिस में कार्य की अधिकता होवे, तब उससे उनकी राइटर्स बिल्डिंग के राइटर्स के काम में बहुत ही सुविधा और सहायता पहुंचेगी। वे लोग 2 दिन का काम 2 घंटे में कर डालेंगे। अच्छा, अब मैं आपसे विदा होती हूं। मैंने तो आपसे इतनी बातें कहीं, पर खेद है आपने उनके अनुकूल या प्रतिकूल एक बात का भी उत्तर न दिया। परंतु आपके इस मौनावलंबन को मैं स्वीकार का सूचक समझती हूं। अच्छा, तो मेरी प्रार्थना को कबूल करके एक दफा यहां आइएगा जरूर। आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें जरूर बताइए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यदि आपके कोई सुझाव या विचार हो तो आप हमें hindisamagra12@gmail.com पर लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।